तो आज हम जेई मेन जो अभी आपका चल रहा है उसके 24 तारीख और 25 जनवरी के जो 2 क्वेश्चन पेपर हैं उनके मैथमेटिक्स और फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन आज देखेंगे। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये आपका इंटीग्रेशन पे बेस्ड है ये। और ज़्यादातर इसमें क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो आपका एनसीईआरटी बेस्ड ही हैं। थोड़ा सा किन्हीं क्वेश्चंस में थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है और बाकी क्वेश्चन मतलब आपके जो जिस तरह की जनरली आप लोग पढ़ते हैं उसी तरह ही हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। तो ये पहला आपका इंटीग्रेशन का दिख रहा है। इसमें हमें सबसे पहले जो पार्शियल फ्रैक्शन वाला इंटीग्रेशन हमने पढ़ा है उसके थ्रू ही इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए गिवन है आपको f(x) = 2x dx अपॉन x² + 1x² + 3 और f3 की वैल्यू भी गिवन है, देन fx फाइंड करना है। यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने बाद में c निकालने के लिए भी कहानी दे दी है। ठीक है, पहले तो हम सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन ही करते हैं और f(x) = गिवन है 2x dx अपॉन, पहले देखिए इसमें हम x dx को सब्स्टिट्यूट करके हटा सकते हैं, फिर उसके बाद इसका पार्शियल फ्रैक्शन बना लेंगे। तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन रहेगा x² = t, तो 2x dx ओवर dt और t का t के रिस्पेक्ट में 1 होगा। अब यहाँ वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा आपका dt और अपॉन में आएगा t + 1 t + 3। अब पार्शियल फ्रैक्शन इसका आप डायरेक्ट बना लेंगे, दो लीनियर फैक्टर हैं तो इसके लिए क्या करते हैं, देखिए दो लीनियर फैक्टर में ये इंटीग्रेशन है, इनको सीधे सब्ट्रैक्ट करके लिख देते हैं। ठीक, ये तो देखिए अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करके लिख रहा हूँ तो ऊपर 2 बच रहा है, तो बस मुझे यहाँ पर 2 से और भाग दे देना है। ठीक है, तो अब ये इक्वल हो जाएगा। अब इनका इंटीग्रेशन होगा तो f(x) आपका आएगा 1/2 तो रहेगा ये, और ln t + 1 और ln t + 3, फाइनल ये हो जाएगा log t + 1 माइनस log t + 3 होगा, तो अपॉन में भी फिर इसको हम लिख सकते हैं इस तरह, और प्लस c। अब देखिए यहाँ पे t की वैल्यू भी पुट कर दीजिए तो आपको ये दिख जाएगा कि आंसर किसके आसपास होगा हमारा। t की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, x², यहाँ पे तो x² + 1 और x² + 3। लेकिन अभी हमें c की वैल्यू और फाइंड करनी है। ये c हमें c निकालने के लिए देखिए कहानी दी गई है, ये वाली चीज जो है ये c फाइंड करने के लिए है, तब f(x) आएगा पूरा, क्योंकि देखिए आंसर हमारा ये आएगा प्लस c। तो अब ये सी बात है, देखिए आधा तो हमारा मिल रहा है लेकिन इसमें x भी है, तो अगर आप चाहें तो यहाँ से एक तुक्का भी मार सकते हैं। देखिए क्योंकि ये जो वैल्यू दिख रही है आपकी, हमारा f(x) ही आया है और c की वैल्यू 0 आ रही होगी यहाँ, तभी तो ये आएगा। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो यहाँ से विदाउट c निकाले भी बात कर सकते हैं, तो फिर भी हम c निकाल के देखते हैं। ठीक है, तो c निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x = 3 रखेंगे और ये जो वैल्यू दी है इसके हिसाब से हम चलेंगे। हमें दिया है कि f3 की वैल्यू इतनी है, तो मैं यहाँ पे क्या पुट करूंगा, x = 3 और फिर कंपेयर कराऊंगा इससे। तो देखिए x = 3 जो हमारा आया रिलेशन, तो हो जाएगा f3 = 1/2, यहाँ भी 3 आएगा तो log यहाँ 10 हो जाएगा और यहाँ आपका हो जाएगा 12। देखिए ये 3 रखेंगे तो 9 और 1 10 और ये 9 3 12 और प्लस c। अब देखिए f3 हमें कितना दिया है, f3 जो हमें दिया है वो है आपका 1/2 ln 5 माइनस ln 6, यानी log बेस ही है 1/2, f3 की वैल्यू रख रहा हूँ 1/2 log 5 माइनस log 6, और ये देखिए क्या आएगा 1/2, तो यहाँ है ही, इसको पहले आप 2 से काट दीजिए तो 5/6, तो इसी को हम लिखेंगे log 5 माइनस log 6 काटने के बाद और प्लस c। तो देखिए साफ साफ दिख रहा है c की वैल्यू 0 आएगी, ये देखिए पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये सिर्फ आपको डराने के लिए दिया था। तो c की वैल्यू फाइनली 0 आ गई, यहाँ 0 पुट कर देंगे तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ए वाले में यही गिवन है, बस c की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो इस आधार पर ऑप्शन इसका पहला सही हो जाएगा। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम थी, बस c को निकालने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट था। चलिए फिर आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है आपका वेरिएंस पे है। ठीक है, तो ये आपका 11th का कह सकते हैं इसी 8 जो क्वांटिटी है इनका वेरिएंस पूछा है। ठीक है, प्रसरण बोलते हैं इन्हें, 3 3 6 ये 6 क्वांटिटी हैं। तो देखिए क्या क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है A1 A2 A3 A4 A5 A6 AP में, ये आपकी 6 क्वांटिटी हैं जो कि AP में। ठीक है, फिर आगे कह रहा है A1 + A3 10 है और हुज मीन्स जिनका माध्य है 19/2।
तो कह रहा है फाइंड वेरिएंस, तो इनका हमें प्रसरण निकालना है इन 6 राशियों का। तो प्रसरण का आपने फार्मूला भी पढ़ा हुआ है, तो पहले तो हम ये करते हैं सीधे सीधे इनकी वैल्यू ही निकाल लेते हैं। प्रसरण का मैं फार्मूला आपको बताऊं तो देखिए, ये सीधा सीधा जो थ्योरेटिकल फार्मूला है, ये सिग्मा स्क्वायर भी बोलते हैं, और ये बराबर होता है वर्गों का माध्य, जितनी भी क्वांटिटी हैं उनके वर्गों का माध्य माइनस माध्य का वर्ग। ये सीधे आप इसको इस तरह याद रख सकते हैं। ये मतलब वर्गों का माध्य का मतलब है सिग्मा, जो टर्म अगर मैं आई से डिनोट करूं तो एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एन, ये होगा वर्गों का माध्य, और माध्य का वर्ग होगा सिग्मा एक्स आई बाई एन का होल स्क्वायर। इसको थ्योरेटिकली के अलावा इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे प्रश्न पूछा है और न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर में आनी है। और देखिए क्या कह दिया हमें, ये दिया कि एपी में है 6 टर्म है, तो ऐसा करते हैं एपी के 6 टर्म में, और इनका माध्य भी हमें दिया है, तो माध्य क्या होगा इनका, माध्य का मतलब है सभी का योग बटे 6। तो यहाँ से हम सीधे सीधे ऐसा करते हैं, ये जो 6 टर्म है इनको ही फाइंड कर लेते हैं। जब हम 6 टर्म पा जाएंगे तो फिर उनका प्रसरण आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे एपी दिया है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले A1 A3 से ही आप वैल्यू तोड़िए। हमने ये हमें एपी में गिवन है, तो ऐसा करते हैं फर्स्ट टर्म मान लेते हैं ए और कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं डी, यानी A1 की वैल्यू ए हो जाएगी, या A1 के टर्म्स में भी लिख सकते हैं चीजों को। ये हमने अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो A1 का मान हमने ए मान लिया है, और A3 होगा A+2D सेकेंड टर्म फार्मूले से, ये आएगा 10, दैट इज A+D बराबर 5। ये इक्वेशन हो जाएगी 2A+2D 5 होगा, तो A+D 5 आ गया। अब एक यहाँ से मीन से आएगी, देखिए माध्य क्या होगा इन 6 राशियों का, माध्य होगा सबका योग बटे 6। तो यहाँ पे मैंने प्रथम पद क्या माना है A, और A2 क्या हो जाएगा A+D, इसी के फॉर्म में निकालते हैं। और जो आखिरी टर्म होगा वो होगा आपका A+5D। मैं इनकी वैल्यू तोड़ के माध्य निकाल रहा हूं, बटे 6 इक्वल टू होगा आपका 19/2। मैं यहां साफ साफ लिख देता हूं, देखिए अब मैंने ऐड करूंगा जब, तो इस तरह के ये 6 टर्म है, तो ए तो जुड़ के कई बार मिल जाएगा, मैं अलग अलग सेपरेट कर देता हूं इसी से। देखिए ए आपका 6 बार ऐड होगा, सभी में रहेगा, तो 6A, और डी के साथ जो बचेगा उसमें कॉमन ले लीजिए, 1 2 3 ये 5 तक आएगा, ठीक है। और इंटू डी मैंने कर लिया, अपॉन में 6 है, और यहाँ 19/2, तो 19/2 में यहाँ 3 गुणा 6 का हो जाएगा, ठीक है। और ये काट भी सकते हैं हम, तो ये 5 से बना जाएगा 57, ये 2 से काट देंगे 19×57, ठीक है। और ये कितना है, ये भी ऐड कर लीजिए 6A प्लस, यहाँ से मैं दोनों वैल्यू ही फाइंड कर लेता हूँ सीधे, 1 2 3 4 5 इन्हें जोड़ना है, तो सीधे जोड़ लीजिए इन्हें, क्योंकि बहुत ज्यादा टर्म नहीं है। तो 5 4 9 3 12 13 14 15, तो 15D इक्वल टू 57। अब हम 3 से भी इसे काट सकते हैं आसानी से। एक इक्वेशन हमारे पास पहले से है कि A+D कितना है 5, और एक ये आ गई, इसमें पहले आप ऐसा करेंगे 3 से भाग दे दीजिए, तो 2A + 5D इक्वल टू 19। अब मुझे A और D फाइंड करना है, तो इन्हीं से मैं A और D निकाल लेता हूँ। देखिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2A + 2D इक्वल टू हो जाएगा 10। अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे इन्हें, तो 3D इक्वल टू 9, यानी D इक्वल टू 3, और D इक्वल टू 3 यहाँ रख देंगे, तो A कितना आ जाएगा 2। तो A और D मैंने फाइंड कर लिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है इसका, अब हम सभी पद निकाल लेते हैं पहले, और फिर इसके बाद वेरिएंस। तो देखिए थोड़ा सा बस कैलकुलेशन में आपको यहाँ तेजी दिखानी होगी। पहला टर्म कितना है 2, और दूसरा टर्म A+D होगा, तो A+D कितना हो जाएगा 5। अब 3 3 ऐड करते जाइए, 8 11 14, और फिर हो जाएगा आपका 17। कितने टर्म लेना है आपको 6, तो 3 3 6 हो गए। अब इनका प्रसरण आपको निकालना है, जो कि बड़ी बात नहीं है। अब देखिए मैं सीधे फॉर्मूले में रखता हूँ, वर्गों का माध्य माइनस माध्य का वर्ग, तो इससे सीधे हमारा प्रसरण निकलेगा। तो वर्गों का माध्य यानी सबका स्क्वायर करिए, और ऐड कर, इतना तो आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, और 11 का स्क्वायर, इनके सबके स्क्वायर भी आप जानते हैं, 17 का स्क्वायर, ये हुआ वर्गों का माध्य। पहले वर्ग किया, जोड़ दिया, 6 का भाग, माइनस माध्य कितना था 19/2, माध्य हमें सीधा दिया है, तो माध्य का वर्ग हो जाएगा 19/2 का स्क्वायर। अब आप इसे तोड़ के 6 का भाग देके इतना सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये मेरे हिसाब से अब आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 4 9 64, और इस तरह जोड़ लेंगे इसे, ये 289 होगा आखिरी, और डायरेक्ट जोड़ लीजिए इन्हें, अपॉन 6 माइनस, ये आपका 19/2 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो अब आप इतना यहाँ से कैलकुलेशन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मुख्य रूप से यहाँ पे APGP और उसकी मिक्स प्रॉब्लम थी, ठीक है। थोड़ा सा APGP भी लगवा लिया यहाँ पे, बाकी माध्य प्रसरण तीनों चीजें उसने पूछ ली। तो एक क्वेश्चन से ज्यादातर जेईई में इसी तरह पूछा जाता है कि एक क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर अप हो जाए।
हमेशा यही ये लोग कोशिश भी करते हैं। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। कुछ पी एंड सी की प्रॉब्लम देखेंगे जो कि बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड आए हुए थे सवाल। चलिए इसी को देख लेते हैं पहले। इसमें क्या है, नंबर ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन 7000 विथ डिजिट दिस विदाउट रिपीटेशन। तो इसको हम हिंदी में कहेंगे कि अंकों 3, 5, 6, 7, 8 से बिना पुनरावृत्ति के 7000 से बड़ी कितनी संख्याएं बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये सोचिए, ग्रेटर देन 7000 कहा है, अंक हमें दिए हैं 5। तो यहाँ पे अगर हम 4 अंक की संख्या बना सकते हैं, वो 5 की भी बना सकते हैं, क्योंकि 5 अंक अवेलेबल है, सभी लेना है। तो इसमें 2 केस आ जाएंगे अब, यानी 7000 से बड़े में हमें क्या क्या ध्यान देना है, बड़ी संख्या चाहिए तो एक 4 अंक की भी हो जाएगी और एक हो जाएगी 5 अंकों वाली, क्योंकि पांचों लेके। तो जो 5 अंकों वाली होगी इसमें तो हमें कुछ नहीं सोचना है, जो भी संख्या 5 अंक की होगी वो 7 से बड़ी होगी, 7000 से बड़ी होगी। 4 वाले में हमें ध्यान देना, ये 4 अंक वाली है, इनके केस पूछेगा। 5 में तो आप सीधा सोच सकते हैं, देखिए 5 संख्याएं हैं, सभी लेके संख्या बनानी है, तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 5। ये सब अलग अलग हैं, तो बस 120 तरीके तो आपके यही हो गए। ठीक है, तो अब इतना तो कन्फर्म है। वैसे अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं तो अब आपको आगे लगाने की भी जरूरत नहीं है। देखिए ऑप्शन को, ये 84 है, 21 है, 44 है। जब एक से ही 120 आया तो 120 से ज्यादा ही आंसर आना है, तो आप ये बाकी तो यहाँ पे गलत ही कर सकते हैं, डायरेक्ट ऑप्शन पहला ही हमें यहाँ से दिख जाएगा। बाकी देखिए 4 अंकों की हम निकालते हैं तो 120 में उसको ऐड कर देंगे, तो 4 डिजिट बना लेते हैं। ठीक है, ये हमने 4 डिजिट बना लिए। संख्याएं अवेलेबल हैं 3, 5, 6, 7, 8। तो अब यहाँ 7000 से बड़ी बनाना है, तो इधर क्या क्या आ सकता है, अब इधर आएगा या तो 7 या 8, ये ध्यान दीजिए, क्योंकि 7, 8 के अलावा यहाँ आप कुछ नहीं रख सकते हैं, क्योंकि 7000 से बड़ी 4 अंक वाली हम यहाँ बना रहे हैं। तो इसके तो 2 तरीके हो गए, पहले वाले के 2 तरीके हो गए। इसको कितने प्रकार से आप भर सकते हैं, 2 में से यहाँ एक तो कोई ना कोई भर दिया होगा, तो अब 4 बचेंगे, तो 4 और रिपीटेशन होना नहीं, 4 इसके बाद यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, तो 4 × 12 = 24 गुणा 2 48। तो ये 48 तरीके आएंगे, तो फाइनल हो जाएगा 48 + 120। तो ये आपके 168 तरीके से 168 संख्याएं आप इस तरह की बना सकते हैं जैसे पूछा गया है। तो ये भी बड़ा मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड किताब वाला क्वेश्चन ही था, ये तो आसानी से सोच लिया होगा ये सभी ने। अब ये इंटीग्रेशन का दिख रहा है, चलिए इसी को देखते हैं। इसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन है, और आपको मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। और अगर देखा जाए तो कुछ नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन ही इसमें हमें दिख रही है। देखिए 3√2/4 एकदम इजी क्वेश्चन है। 3√3/4, 3√2 से 3√3 तक जा रहे हैं, अपॉन 4, दैट इज 48 dx अपॉन √9 - 4x²। तो यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला लगा रहा है वो ये वाला है, साइन इनवर्स वाला, a² - x²। क्या होता है इसका, साइन इनवर्स x अपॉन a। इसमें 1/a नहीं होता, ये ध्यान रखेंगे, tan में होता है। तो यहाँ पे x² कोफिशिएंट एक और आपको बनाना होगा। तो चलिए मैं इसमें 4 ही कॉमन ले लेता हूँ, तो बाहर कितना आएगा, बाहर आएगा आपका 2। तो मैं आगे लिखता हूँ, देखिए 48 ये कांस्टेंट टर्म में बाहर कर लीजिए, और 4 कॉमन लेंगे तो बाहर 2 आएगा, ये 2 कर लिया, और लिमिट अभी मैं बाद में लगा दूंगा। और यहाँ बचेगा dx बटे √9/4 यानी 3/2 का होल स्क्वायर माइनस x²। लिमिट को मैं अभी लगा लूंगा। ठीक है, अब इसको तोड़ दीजिए आप फॉर्मूले से, तो ये आएगा 24, तो ये होगा साइन इनवर्स x अपॉन a, x अपॉन 3/2 दैट इज 2x/3 हो जाएगा। ठीक, अब मैं लिमिट लगाऊंगा, यहाँ लिमिट होगी 3√2/4 से 3√3/4 तक। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होगा। यहाँ पे देखिए प्रतिलोमवर्ती फलन भी यहाँ पे आपको कैलकुलेशन ही करवा रहा है, तो 2/4 इंटू में रहेगा, और इसमें अपर माइनस लोअर करिए। अपर लिमिट के लिए पहले ये रखेंगे यहाँ पे, तो देखिए क्या आएगा, साइन इनवर्स 2/3 तो है ही, और x की वैल्यू क्या है 3√3/4, और ये अपर लिमिट हो गई माइनस लोअर लिमिट, और साइन इनवर्स लोअर में अब आएगा 3√2, तो 2/3 तो यहाँ भी है, x की वैल्यू रख देंगे 3√2/4। अब इन्हें जो सॉल्व हो रहे हैं उन्हें सॉल्व कर लीजिए, 3 3 कटेगा, ये 2 कटेगा, इसी तरह ये 3 और ये 2 बार, तो देखिए दोनों आपको वैल्यू पता चल गई। यहाँ पे इन्होंने प्रतिलोम फलन भी थोड़ा सा आपसे पूछ लिया, तो देखिए क्या आएगा, साइन इनवर्स ये बचा आपका √3/2, ये 60 का मान हो जाएगा, और ये 1/√2 बचेगा। देखिए 2 से 2 बार कटेगा, √2/2 दैट इज 1/√2। अब इन दोनों की वैल्यू हम तोड़ देंगे, ये आपका साइन 60 है और ये आपका साइन 45 है,
तो 24 ये सीधे सीधे इसको लिखेंगे π/3 और ये हो जाएगा π/4। तो अब ये देखिए 24 इंटू इसका एलसीएम लेंगे तो π/12 आएगा ये। तो फाइनल आंसर हो जाएगा 2π। 12 से 24 काट देंगे, 2π आपका ऑप्शन 2 में हो जाएगा। तो ये भी अगर देखा जाए तो एकदम बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम थी, बस आपको कैलकुलेशन ही पूछी गई थी। अगर देखा जाए तो फॉर्मूला क्लियर होगा तो आसानी से इसको आप लोग कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। ये आपका बाइनोमियल का है। बाइनोमियल में इसने 3 जो टर्म है शुरू के उनके कोफिशिएंट का सम दिया है और फिर आगे एक कोफिशिएंट पूछ रहा है। तो वो पहले उन्होंने जो कंडीशन दी वो n निकालने के लिए कह सकते हैं आप। तो n फाइंड हो जाएगा तो उसके बाद फिर x घात 4 का कोफिशिएंट जैसे आप करते हैं एज इट इज वैसे करेंगे। तो देखिए कह रहा है x - 3/x² की पावर n में प्रथम 3 पदों का जो गुणांक है, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स में प्रथम 3 पदों का गुणांक का योग दिया है। 3 पदों का गुणांकों का योग ये दिया आपको 376 और x घात 4 का कोफिशिएंट पूछ रहा है और न्यूमेरिकल वैल्यू में देखिए आ रहा है। तो इसका मतलब n हमें यहाँ पे फाइंड करना होगा पहले। तो मैं इसको 3 पदों तक एक्सपांड ही कर देता हूँ, फिर उनके गुणांक वहां से डायरेक्ट ले लेंगे। तो देखिए इसको मैं पहले इस तरह लिख लूंगा -3/x² की पावर n। तो मैं इसको तोड़ रहा हूँ और फिर कोफिशिएंट के लिए x = 1 रख देंगे, ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये x है और ये a है। फॉर्मूला क्या होता है इसका, एक्सपांड कर रहे हैं nc0 x घात n, x की वैल्यू x ही है यहाँ, और प्लस दूसरा होगा nc1 x घात n-1 इंटू a का मतलब है -3/x²। और थर्ड टर्म होगा nc2 x की पावर n-2 इंटू a² दैट इज -3/x² का होल स्क्वायर। ये हमने 3 टर्म लिख लिए। अब आपको कोफिशिएंट के लिए इन तीनों टर्म में x = 1 रख देना है हमेशा। कोफिशिएंट का जब भी सम कहेगा तो x की वैल्यू 1 रख के सम निकाल लेंगे। तो x = 1 रखेंगे तो जो बचेगा मैं वो लिख रहा हूँ। गुणांक चाहिए ना हमें, गुणांक तो पूरा गुणांक मिलेगा। देखिए ये 1 हो जाएगा, जहां जहां x दिख रहा है उसको बस गायब कर देंगे, 1 आ जाएगा। तो पहला टर्म तो होगा nc0 1 हो गया, और ये देखिए माइनस है इधर -3 × nc1, और इधर भी ये होल स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा, 9 आएगा और बाकी सब गायब हो जाएंगे। 9 × nc2 प्लस का, तो ये इक्वल टू कितना दिया, ये तो थोड़ा सा इन्होंने ट्विस्ट कर दिया यहाँ पे n निकालने के लिए। बाकी फिर x घात 4 कोफिशिएंट जैसे आप करते हैं व्यापक पद से वैसे ही करेंगे। n के लिए इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब मैं इनकी वैल्यू रख के आपको सॉल्व भी कर देता हूँ। तो nc0 का मान 1 होगा, nc1 क्या होता है n, 3 इंटू में है तो ये n हो जाएगा, nc2 होगा n-1/2। तो इसको तोड़ के ही लिख देते हैं सीधे, तो ये आएगा देखिए, ये सॉरी nc2 है, 9c2 नहीं, n है ये, ठीक है। तो nc2 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा, n-1/2। nc2 की पूरी जो वैल्यू होती है हल करने पर वो आती है n-1/2। आप ऐसे भी देख सकते हैं, देखिए nc2 तोड़ेंगे तो यही तो आएगा, ये इसको 2 बार तोड़ दीजिए तो यही फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, बराबर कितना 376। 1 - 3n और ये है आपका, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। फैक्टोरियल 2 का मान क्या होता है 2। अब यहाँ से क्वाड्रेटिक बनेगी आपको n में, उसे हमें सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले एक को इधर ले आइए तो 375 हो जाएगा, और इसका एलसीएम लीजिए, इन दोनों का एलसीएम लीजिए, ये इधर 375 कर दीजिए। तो मैं कॉमन लूंगा यहाँ पे n, तो ये वाला पहले लिख रहा हूँ, ठीक है। n कॉमन लिया तो n-1/2 -3 = 375। 1 को इधर ले गए हैं, ये यहीं रखा है, ठीक है, एम्प्लाइज। अब देखिए ये कितना आएगा, n ये 6 हो जाएगा 7/2, और 2 को इधर ले आएंगे तो 375 × 2। अब यहाँ से n निकालना है। तो वैसे तो n की वैल्यू अगर यहाँ से आप हिट ट्रायल से देखें तो n = ये क्वाड्रेटिक बनी है आपकी, n की वैल्यू निकालनी होगी। हमने ये पहले सब्ट्रैक्ट कर लिया है और /2 को इधर ले गए, ठीक है। और ये माइनस प्लस वाला जो 9 × में कोफिशिएंट में था, 1 मिनट जरा इसका मैंने ध्यान नहीं दिया, इसमें आपका 9 और आएगा, 9 तो मैंने छोड़ ही दिया है। 1 मिनट इसको देखिए ढंग से। इधर आपका ये तो ठीक है, ये हो गया। दूसरे वाले में -3 था, ये ठीक है। इधर आपका 9 और आएगा भाई, ये nc2 तो रहेगा, ये बाकी 1 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर होगा तो इधर 9 आएगा, इसलिए क्वाड्रेटिक गड़बड़ हो रही थी, ठीक है। चलिए मैं इसी में बना देता हूँ आगे। इधर भी 9 का गुणा होगा, इधर भी 9 आएगा, ठीक है। अभी तो बच गए हैं। चलिए अब हम जब 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ कॉमन लेंगे, तो अब मैं यहाँ से इसको
दोबारा कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका आएगा 9n/2 n-1 माइनस 3n इक्वल टू 375। अब n कॉमन लीजिए, तो n कॉमन लेंगे तो 9/2 n-1 माइनस 3 इक्वल टू 375। अब यहाँ से ये आपका कैलकुलेशन हो गया, n निकलेगा, n की वैल्यू आती है 10, ठीक है। इतना तो आप सॉल्व कर सकते हैं क्वाड्रेटिक से, और नेगेटिव वाली वैल्यू छोड़ दीजिएगा। n हमने 10 फाइंड कर लिया। अब देखिए जो पूछा है वो क्या है, आपसे पूछा है x⁴ का कोफिशिएंट। तो अब यहाँ से आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए मैं जनरल टर्म से निकालूंगा x⁴। अब आपका सवाल ये हो गया कि x माइनस, यानी इसको ऐसे लिख लीजिए, इसके प्रसार में n तो हमने 10 फाइंड कर लिया है, इसके प्रसार में हमें क्या निकालना है, x⁴ का गुणांक। ये सवाल जिस तरह के आपने सीधे सीधे किए हुए हैं, तो हम मान लेते हैं व्यापक पद में है, ठीक है। तो देखिए व्यापक पद होगा NCR x⁴n-r a⁴r। हमें अब r x की पावर कलेक्ट करके r फाइंड करना होता है यहाँ पे। तो देखिए ये हो जाएगा x की पावर 10 माइनस 3r और माइनस 3 की पावर r। अब ये इसकी जगह क्या होना है, हमें 10 माइनस 3r की जगह क्या चाहिए, 4 चाहिए, तो 4 को इक्वल करा दीजिए। तो ये आएगा 6 बराबर 3r, तो r कितना हो जाएगा 2। अब r बराबर 2 यहाँ रख के कोफिशिएंट निकाल लेंगे, तो गुणांक का मान होगा r बराबर 2 रखना है, यानी 10c2, ये तो 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये यहाँ पे आएगा तो ये 9 हो जाएगा। माइनस 3 का स्क्वायर होगा, r बराबर 2 है, तो ये 10c2 और तोड़ना होगा आपको। 10c2 की वैल्यू होगी फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 8। तो देखिए 10 9 8 90 45 आएगा ये भाई, 45 गुणा 9, ये फाइनली हो जाएगा। तो 45 गुणा 9 करेंगे तो 405 आ रहा है, ठीक है। और 36 और 4 40, ठीक, ये 405 आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा। तो ये भी सीधा सीधा कैलकुलेशन बेस्ड था, और बाकी इसमें कोई भी समस्या वाली बात नहीं थी। ये भी देखिए आपका कैलकुलेशन बेस्ड ही है। कोई तेज देख लेते हैं, इन्होंने n पूछ दिया है यहाँ पे अगर सीधा कहा जाए तो सिग्मा एन क्यू का फॉर्मूला पूछ लिया उसने, और आपका सिग्मा लगा के जो सम फाइंड करते हैं उसको पूछ लिया। ऊपर तो सिग्मा एन क्यू हो जाएगा नो डाउट, मैं इसको अलग से दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमें इसको ऐड करना है, यानी 1 × 3 2 × 5 3 × 7। पहले मैं इसका nth टर्म निकालूंगा, फिर सिग्मा लगा के मुझे सम यहाँ फाइंड करना होगा। तो इसका Tn निकालिए पहले। तो Tn कैसे होगा, 1 2 3 का Tn यानी n, फिर 3 5 7 का Tn गुणा में रहेगा, और 3 5 7 का होगा आपका ये, तो n × 2n - 1, तो 2n + 1। इसको चेक भी कर सकते हैं आप, हमारा Tn आया n × 2n + 1। तो जरा n = 1 रखिए, तो 1 × 3 आ रहा है, n = 2 रखिए तो 2 × 5 आ रहा है, ठीक है, यानी हमारा Tn सही। तो Tn हमारा आ गया। अब n का अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2n² + n। अब मुझे चाहिए यहाँ Sn, तो सिग्मा 2 सिग्मा n² + सिग्मा n, ये आ जाएगा पूरा। तो अब मैं पूरा लेके चलता हूँ साथ में, देखिए 1Q 2Q और ये कहाँ तक है NQ। अपॉन में हमने जो किया है उसको मैं अब लिख देता हूँ यहाँ। ये आया 2 सिग्मा n² और प्लस सिग्मा n इक्वल टू 9/5। अब ये सिग्मा NQ का फॉर्मूला मैं ऊपर तोड़ रहा हूँ, ये होता है n + 1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ 4 हो जाएगा, 4 को नीचे ले लेता हूँ, ठीक है, सिग्मा NQ। और इन दोनों को भी तोड़िए, 2 × सिग्मा n² का n + 1 और 2n + 1/6, ये आपको याद होने चाहिए, प्लस सिग्मा n का होता है n + 1/2, ब्रैकेट से बाहर हो गया, इक्वल टू 9/5। चलिए अब देखिए कॉमन जो नीचे आ रहा है उसको कॉमन लेता हूँ, ये 2 से 3 बार काट सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। तो ये 4 पूरे के इंटू में, तो n² n + 1 का स्क्वायर अपॉन 4, और ब्रैकेट के अंदर मैं कॉमन यहाँ ले रहा हूँ n + 1, तो इधर लिख देता हूँ n + 1 × n, यहाँ कॉमन लिया तो देखिए क्या बचेगा, n + 1, तो ये बचा आपका 2n + 1/6, 2n + 1/6 क्या 3 बचेगा, ठीक है, ये काट दिया है ना, और प्लस इधर है n + 1, तो ये 1/2 बचेगा, ये कॉमन लिया है। तो अब इसको एलसीएम ले लीजिए, बराबर में 9/5 है, ये चल रहा है। तो चलिए और आगे बढ़े, पहले आप इसे काट भी दीजिए, ये दोनों कट जाएंगे। ऊपर बचा n + 1 सिर्फ, अपॉन में बचा यहाँ 4, और इसका एलसीएम लीजिए। इसका एलसीएम लेंगे तो ऊपर 6 जाएगा, तो मैं 6 ही ऊपर लिख देता हूँ पहले, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे तो इधर अब हो जाएगा आपका 4n + 2, यानी 4n + 5, 4n + 5, और एलसीएम आपका ऊपर जाएगा तो ऊपर मैंने लिख दिया है। इसका एलसीएम जब लेंगे तो 3 ऐड हो जाएगा, 4n + 2 + 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ से
क्वाड्रेटिक यहाँ भी बनेगी, जो कट रहा है उसे काट दीजिए पहले। तो मैं ऐसा करता हूँ, ये इनको तो फिलहाल काट ही लीजिए 2 से, तो n+1 ये बचेगा आपका 3 और ये बचेगा 2, 4n+5 और ये 9/5, ये 3 से भी 3 बार काट दीजिए और ये 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बचा आपका, तो यहाँ देखिए 6 बनेगा, ये 9/5 था, 2 बार यहाँ पे कट गया है। ठीक है, फिर 6 हो गया, तो 6 × 4n+5 और ये आपका बचेगा इधर से n+1 यानी n² n, ये 3 से कट गया है और सभी अरेंज हो गए। अब इसको भी ट्रांसफर करिए, तो ये होगा n² माइनस ये कितना हो जाएगा 24 n, तो यहाँ माइनस के 23 n और ये हुआ 30, तो ये माइनस का 30 और ये क्वाड्रेटिक बनी है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक से अब हमें इससे n की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए 30 से 6, आप यहाँ कोई कैलकुलेशन तो नहीं गड़बड़ हुई, जरा चेक करें। ये मैंने यहाँ पे कितना था 4n+5, तो ये मैंने यहाँ इसमें 6 का गुणा हुआ है। ठीक है, 24 n+30, अब n की वैल्यू आ रही है आपकी 5, तो ये क्या 5 लाई करेगा? नहीं, कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ हुआ है मामला। तो 1 मिनट में फिर से इसको मिलाता हूँ। देखिए ये तो ठीक था, इधर हमारा सिग्मा n क्यू, थोड़ा सा मैं इसको साफ साफ एक बार और ऑब्जर्व कर लूँ, कहीं ना कहीं हट किया है हमने, दोबारा देख लेता हूँ। देखिए ऊपर था सिग्मा n क्यू, ठीक है, सिग्मा n क्यू का मतलब n+1/2 का होल स्क्वायर, तो ये आया था अपॉन में 4। ठीक है, और अपॉन में आया था आपका जो सिग्मा जिसमें हमने लिया था वो था 2 × सिग्मा n² और प्लस सिग्मा n। एक बार और देख लेते हैं। देखिए जो हमने tn निकाला था उसी को दोबारा लिख रहे हैं। tn हमारा आया था 2n² + n। ठीक है, 2n² + n। अब ठीक है, 9/5 वहां था, 2n² + n। अब इसको दोबारा करते हैं, कहीं कैलकुलेशन फाल्ट हुआ है, = 9/5। ठीक है, अब तोड़ते हैं जरा अच्छे से। तो ये जो 4 है इसको अभी फिलहाल यहीं रहने दें, और मैं n+1 का स्क्वायर अपॉन 4, अब मैं इसको तोड़ता हूँ यहाँ, n+1 और 2n+1/6 उधर और प्लस सिग्मा n होता n+1/2। अब सही मिलेगा, कहीं ना कहीं फॉल्ट हुआ था कैलकुलेशन में। चलिए, तो अब है यहाँ पे कॉमन लीजिए, बट अपॉन में अभी काटेंगे बाद में, अपॉन में कॉमन ले रहे हैं n+1 और ऊपर से ही काट दे रहे हैं, तो मैं सीधे काट देता हूँ यहाँ अपॉन 4 और इधर बचेगा n+1 भर कॉमन लिया है, तो 2n+1/3 प्लस 1/2। ठीक है, और = 9/5 अभी फिलहाल यही है। अब इसका एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम हम लेंगे तो n+1 अपॉन 4, इसका एलसीएम 6 आएगा, जो ऊपर जाएगा ऊपर ले लिया। अब इसको लिख ही लेते हैं, 4n+2 + 3, तो 4n+5 हो जाएगा ये, और यहाँ पे 6 से ये, तो 6 से 3 से फिलहाल काट लीजिए इसे, तो 3 से 2 बार, ये 3 बार, ये 2 आया यहाँ, 5 2 10। देखिए वहाँ हमारा शायद 10 नहीं आ रहा था, यहीं गड़बड़ हुआ था, तो 10 × n² + n, ऊपर जो था ये 10 बनेगा। पहले मैं 3 से काटा, 2 बार ये 3 बार ये, तो ये 10 कर दिया। अब यहाँ बचा है 3, तो ये 12 होगा, यही गड़बड़ हुआ था, 12 × 4n+5। अब ठीक है आपका मामला। अब देखिए आ जाएगा यहाँ से, पहले थोड़ा सा और काट लीजिए, फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। पहले 2 से तो फिलहाल काट ही सकते हैं, ये 2 से 5 बार, ये 6 बार, 5 का गुणा कर दीजिए यहाँ, और ये 6 का कर दीजिए, तो -24n - 30, सॉरी 6 का करेंगे, 6 5 30, 6 4 24। अब ये देखिए कितना बच रहा है, 5n² माइनस ये 21n और -30। ठीक है, 21n ये माइनस के बचेंगे, 3 घट जाएंगे, और 30 आप इसके फैक्टर करिए। ठीक है, तो फैक्टर होंगे इसके 150 आएगा, और सब्ट्रैक्ट करके आना है। ठीक है, तो ये 50 हुआ, सॉरी 75 हुआ पहले, 15, चलिए काट लीजिए, ये 175 हुआ, फिर 3 से काट दीजिए, तो 25 और आपका 21 आना चाहिए, तो हम धरा 4 जी से लगा लेंगे, अगर यहाँ गड़बड़ है तो फैक्टर इसके करके देख लीजिए एक बार। ये इनका पहले मल्टीप्लाई करिए, तो एक 150 आया, अब फैक्टर करिए 75। ठीक है, फिर 3 से लीजिए, 25, 5 से
5 5। तो अब देखिए यहाँ पे 21 किस तरह आ रहा है, सब्ट्रैक्ट करके आना चाहिए। 25 में से 6 गई तो 19 बचेंगे, और 30 से 5 फिर कहीं गड़बड़ हुआ क्या, तो मैं जरा उससे ही लगा लेता हूँ इसको फैक्टर, फिर देखते रहेंगे। n इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, यानी 21 का वर्ग 441, माइनस 4 AC तो प्लस हो जाएगा 20 यानी 600 अपॉन 10, ये आ रहा है। अब ये कितना हुआ 1041, 21 प्लस ये हो गया आपका 1041 बटे 10। अब इसका वर्गमूल हमें चाहिए 1041 का, और 21 जोड़ के 10 का भाग देना है, ठीक है। तो अब आप कैलकुलेशन करेंगे, मैंने क्वाड्रेटिक बना दी है, अब आपको दिक्कत नहीं होगी, यहाँ से करिए, ठीक है। चलिए यहाँ भी दिखाइए, वैसे कैलकुलेशन देखिए वही वाला है, ये 9/5 है। 2 सिग्मा, यहाँ से भी देख लेते हैं क्या किया है इन्होंने, किस तरह है, चेक कर लेते हैं। यही हमारा भी आया है, देखिए ये सिग्मा n का स्क्वायर है, ये 2 इंटू इतना प्लस ये, तो इसका जो 4 है अभी ये बाद में लाए हैं इसको नीचे, ये यहाँ पे देखिए ये वही चीज़ है। और तो ये हमारा सही है, कहीं जो भी कैलकुलेशन है अब चेक कर लेंगे। फिर n इक्वल टू 5 आ रहा है, ठीक है। 5 हमारा उसमें लाइव भी कर रहा होगा, वो हमारा 5 उसमें लाइव भी करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये फंक्शन वाली प्रॉब्लम देखते हैं, ये भी अच्छी प्रॉब्लम है। इस तरह का पहले भी जेई में आ चुका है। देखिए इसमें थोड़ा सा आपको जो ध्यान रखना है वो ये है, देखिए एफ एक्स दिया है आपको 2 की पावर 2x, और ये एफ एक्स गिवन है, x रियल है और इसकी वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए जरा 2022 बटे 2023 तक ही जा रहा है, और ये एफ एक्स है, और इसमें एफ एक्स एफ इतना ये वैल्यू, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ पे पूरी सिमेट्री आपको यूज करना है। देखिए अभी तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं दिख रहा है कि मामला क्या है, सीधा सीधा ये दिख रहा है कि हमें ये सब मान रखना है एक्स की जगह, ये रख के हमें पूरा ऐड करके बताना है। तो ये आप पहले सोचेंगे कि ये तो कंफर्म है कि आप पूरा निकाल के नहीं जोड़ने वाले हैं, कोई ना कोई सिमेट्री का यूज होगा, तो आपको यही यहाँ पे चेक करना है। मतलब मैं यहाँ पे आपसे कहूँ कि ये जो फैक्टर लिखे हैं ये बराबर आएंगे, और कैसे आएंगे मैं एक का दिखा देता हूँ आपको। देखिए F2/2023, ये मतलब ये देखिए कितने फैक्टर हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, 2022 1 है, 2 है, 3 है, 2022 तक गया है, और दो फैक्टर मिलके ये एक बना रहे हैं। ये दो, यानी इन दोनों का मान मैं अभी निकालूंगा तो इसका मान 1 आएगा। पहले मैं ये सिद्ध कर देता हूं आपको, इसकी वैल्यू 1 आएगी। इसी तरह आगे के दो लूंगा तो उनका योग भी 1 आएगा। देखिए आगे के दो कौन कौन होंगे, 3/2023 प्लस 4/2023, इसका मान भी हम जब सॉल्व करेंगे तो ये भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि दो मिलके 1 बना रहे हैं। तो टोटल कितने हैं 2022, तो पेयर कितने बनेंगे 1011 पेयर बनेंगे, वही इसका आंसर होगा 1011। और ये देख लीजिए अब कैसे ये 1 आता है, तो सिमेट्री से फिर आपको पता चल जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू 1 हमें पहले दिखानी होगी। तो चलिए अब यहाँ कैलकुलेशन कर लेते हैं। एफ एक्स है आपका 2 की पावर 2x प्लस 1, तो पहले मैं निकालूंगा 1/2023, तो एफ एक्स की वैल्यू यहाँ मैं एक्स की जगह रखूंगा 1/2023, यहाँ भी आएगा वही चीज 1/2023, बस कटने तक आपको मैं दिखा देता हूँ। और 2 की पावर 2 इंटू 1/2023 और प्लस 1, ये तो हुआ इसकी वैल्यू। अब हमें दोनों का प्लस है निकालना है। इसी तरह अब हम क्या रखेंगे यहाँ 2/, ठीक है। 2/, रखने के बाद जब जोड़ेंगे तो काट के 1 होगा। मैं यहाँ पे 1 मान लिखा अभी मैंने, ठीक है। और जो दूसरा मान होगा 24 वाला वो ये होगा, इधर लिख देता हूँ 2/2023, इसका मान निकालना है ये। तो इधर का है आपका 23 है ये। अब x बराबर, पहले मैंने इसमें पहले क्या रखा है, x बराबर रखा 1/2023, तो ये मिल गया है। अब मैं यहाँ इसी में रख रहा हूँ 2/2023, तो ये आएगा आपका, देखिए इसी में रखा जाएगा, x की जगह इतना लिखेंगे तो 2 की पावर 2 और ये 2/2023/1 प्लस ये, हाँ 1 पहले लिख लिया है तो कोई बात नहीं, 2 इंटू 2 और 2/2023। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि जब इसको और इसको ऐड करेंगे आप, ये और दूसरा वाला, तो ये 1 आएगा, सब कट रहा है। देखिए ये होगा एक्चुअली ये कि जब ऐड करेंगे तो एलसीएम बराबर है, एलसीएम बराबर के बाद जब जोड़ोगे आप, ये पूरा कॉमन लेके भी जोड़ोगे तो ये और ये जो ऊपर आएगा वही बटे में आएगा।
तो बिल्कुल आपका कट जाएगा यहाँ से। कटने के बाद बस आप इसका मान 1 आएगा, मतलब जो ऊपर आएगा वही नीचे। अगर 1 आ गया तो इसका मतलब है 2 मर्ज करके इसी तरह 1 होना है आपका। यहाँ से आप इसके हिसाब से भी कर सकते हैं। अगर यहाँ से वैल्यू बड़ी दिख रही है तो आप 1 अपॉन इतना है तो आप ऐसे भी रख सकते हो, मतलब छोटी सी वैल्यू भी ले सकते हो 1/2023, फिर ये दोगुना हुआ है तो आप ऐसे भी ले सकते हो 1 2 3 तो भी चलेगा। इसमें इससे थोड़ा सा डराने के लिए इस तरह कर दिया था, ठीक है। तो 2 की मर्जिंग होनी है और मान उसका 1 मिल रहा है, तो 2022 के आधे फैक्टर बन गए हैं। तो ये प्रूव करके आप अच्छे से इसको समझ भी लेंगे, दोनों ऐड करेंगे तो बिल्कुल 1 आएगा। इसी तरह सिमेट्री से सब 1 होते जाएंगे। तो इसको जरूर आप एक बार लगा के दोबारा देखेंगे। हाँ, इसमें देखिए नंबर ऑफ रूट्स पूछे हैं आपकी, टोटल नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने होंगे। तो अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल सीधा सीधा ही है। तो मैं यहाँ पे t अज्यूम करूंगा पहले x + 1/x को, लेट दिस इक्वल टू t। अब मैं इसका स्क्वायर अगर कर दूं बोथ साइड का तो ये आएगा। अब मैं t में इसे कन्वर्ट कर रहा हूँ, ये हमारा क्वेश्चन है। तो 3x² 1/x² की वैल्यू क्या होगी, t² -2 t और +5 = 0। t फाइंड करेंगे फिर x फाइंड करेंगे। मैंने इसको t माना है इसको देखते हुए, ठीक है। स्क्वायर करके मैंने t में कन्वर्ट कर लिया, तो 3t² -6 है और ये -2t -6 का मतलब -1 बचेगा। ये आया देखिए, यहाँ से आपका 3t² -6 और -2t +5, तो ये -1 बचेगा। अब यहाँ से मैं सीधा सीधा t की वैल्यू ही निकालता हूँ सीधे, तो t आएगा -b ± √b²। b² मतलब 4 -4a और c अपॉन 2a यानी 6। तो t बराबर होगा 2 ± ये हो गया आपका 16 यानी 4। देखिए 4 × 12 माइनस का तो ये प्लस हो जाएगा, 12 और 4 16/6। अब देखिए ये आएगा आपका 2 ± 4/6। तो एक बार प्लस जब लेंगे, जब प्लस लेंगे तो एक मान आएगा t का, और जब माइनस लोगे तो आएगा -1/3। ये 2 वैल्यू मिल रही हैं। अब हमें ये बताना है कि इसके कितने रियल रूट होंगे। तो t की वैल्यू एक बार 1 आई और एक बार आई -1/3। तो यहां से अब देखिए, अगर हमें यहाँ पे देखिए ये दिया होता, अब ध्यान से, अभी ये t आया है तो मैं इसकी वैल्यू यहाँ रखता हूँ, ठीक है। तो ध्यान देंगे x + 1/x, इसका मान एक बार 1 के बराबर होगा, और x + 1/x इसका मान एक बार इसके बराबर होगा। तो यहाँ पे अब कहा जाए तो इन दोनों से हमें रियल x नहीं मिलेंगे, ना यहाँ से कोई रियल x मिलेगा ना यहाँ से, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक बनेगी उसका d नेगेटिव आएगा दोनों का, क्योंकि अभी हमें फाइंड x करना है ना। जैसे मैं पहली वाली इक्वेशन को देखूं तो देखिए एलसीएम लेंगे इसका, तो ये आएगा x² + 1/x या -x बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक बनेगी, इसका विविध कर निकालिए, नेगेटिव आएगा। b² -4ac से देखिए -3 आएगा, तो इसका मतलब मूल ऐसे का क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी काल्पनिक मूल होंगे। हमें रियल पूछे गए हैं तो ये भी गया। इसी तरह इसकी जो क्वाड्रेटिक आएगी वो भी, उसका d भी नेगेटिव होगा, यानी इससे हमें काल्पनिक मूल मिलेंगे, रियल नहीं मिलेंगे, इसलिए इसे भी छोड़ देंगे। तो नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने हो जाएंगे, 0, ठीक है, एक भी नहीं मिलेंगे। ये आपको तेजी से यहाँ क्वाड्रेटिक से दिखाना होगा। ये आपका उस पर डेमाइवर पर भी क्वेश्चन आया था एक तो। अभी मैं उस तरह क्वेश्चन ज्यादा ले रहा हूँ जो आपके सीधे सीधे टच में रहे हैं। ये तो एकदम इजी था। ये देखिए ऑर्थोगोनल वाला, 2 वेक्टर दिए हैं और कह रहे हैं ये ऑर्थोगोनल है, तो m का मान, तो डॉट प्रोडक्ट 0 होता है ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का, डॉट 0 करके हम फाइंड करना था यहाँ पे। ये वेरिएंस वाला हो गया है। हाँ, ये भी क्रम संचय का है, इसको भी देख लीजिए, 2 मिनट लगेंगे। ये भी छोटा है। देखिए इसमें कोई कोर्स है जिसमें 12 किसी, मान लीजिए किसी कॉलेज में 12 कोर्स अवेलेबल हैं, ठीक है, यानी 12 तरह के कोर्स हैं, जिसमें से 5 भाषा वाले हैं, 5 लैंग्वेज के हैं और 7 अदर हैं, ठीक है। 5 आपकी लैंग्वेज के मान लीजिए, 5 और 7 टोटल 12। आप कह रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 5 कोर्सेज सो दैट एट मोस्ट 2 लैंग्वेज कोर्सेज आर अवेलेबल ऑलवेज दीज इज ऑलवेज देयर। मतलब ये कह रहा है कि आपको 12 में से आपको कितने चुनना है, 5 कोर्स, 12 से 5 कोर्स चुनना है। शर्त क्या है, शर्त यह है कि
जो लैंग्वेज के हैं उसके कम से कम 2 कोर्स होने चाहिए। 5 कोर्स आपको चुनना है, लेकिन शर्त है कि अधिक से अधिक, एट मोस्ट है अधिक से अधिक भाषा वाले कितने कोर्स हो सकते हैं? 2। तो जब अधिक से अधिक का मामला होता है तो आप न्यूनतम तक जाते हैं अगर संभव है। तो देखिए केस क्या बनेंगे, 5 के चुनने के जो तरीके आएंगे, पहला तो ये ऐसा करते हैं, 7 हैं आपके पास अदर और 5 हैं आपकी लैंग्वेज वाले, ठीक है, ऐसे मान लीजिए। तो हमें टोटल 5 चुनना है हर बार। तो जब अधिकतम हमने 2 के लिए बात की है तो एक केस तो यही हो जाएगा कि 2 लैंग्वेज के हो गए और आपके 3 अदर हो गए फिर, ठीक है, ये एक केस होगा। दूसरा केस हो जाएगा कि देखिए लैंग्वेज के 2 तो लेने ही लेना है ना, एक लैंग्वेज का ले लिया तो इसके फिर अदर के कितने चुनोगे? 4, 5 लेना है। तीसरा केस होगा कि आपने लैंग्वेज का एक भी नहीं लिया, क्योंकि अधिक से अधिक में 0 अगर आ रहा है तो लेना है आपको, और 5 अदर हो जाएंगे फिर ये। बस अब इनको हमें सॉल्व करना, जिस तरह समिति वाली प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये लैंग्वेज 5 से चुना जा रहा है और ये जो अदर वाले हैं ये 7 से। अदर के हमने यहाँ कितने लिए हैं? 3। तो 7C3 गुणा 5C2 प्लस इसी तरह ये 5 से ये भी हैं तो ये 5C1 और अदर के 4 हैं तो 7C4 प्लस आखिरी वाला है कि 5, इसमें से हमने एक भी नहीं लिए और दूसरे वाले से हमने 7 में से 5 ले लिए। तो इसे अब हम सॉल्व कर लेंगे, बड़ी इजीली सॉल्व हो जाएगा और ऐड करने पे 540 मिल जाएगा आपको। तो बस केस को आपको ध्यान से समझना था यहाँ पे। ये भी आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉब्लम है, इसमें भी आपको कैलकुलेशन ही करके सीधे क्वाड्रेटिक पूछी थी। तो मैं यहाँ पे आपको ओमेगा के बारे में समझा देता हूँ तो आप इसको आसानी से कर लेंगे। इन्होंने डेमाइवर से किया है और डेमाइवर ना भी है तो आपका यहाँ ओमेगा से काम चल जाएगा। देखिए मैं उसी से बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे आपको कह रहा है 1 माइनस √3i की पावर 200 और 2 की पावर 199 और p प्लस आई क्यू, ये गिवन है। कह रहा है ऐसी समीकरण बनाइए 2 घात जिसके मूल ये और ये हो। तो हम पी क्यू पता चल जाएंगे तो बस यहाँ पर हम रख के वो मूल वाली समीकरण बना लेंगे, ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। लेकिन पी क्यू फाइंड करना है आपको, ये मुद्दा बड़ा है। तो इसके लिए अब हम इसका सहारा लेंगे। देखिए जब भी √3 और ये दिखे तो आप हमेशा ओमेगा की तरफ जाइए। आपने रिलेशन पढ़ा है इकाई के घनमूल में, ये इसको हम सॉल्व करते हैं तो 3 वैल्यू आती हैं, एक 1 आता है, एक ओमेगा स्क्वायर। ये तो हम अपनी तरफ से मानते हैं। एक्चुअली पूरा सॉल्व करेंगे तो ओमेगा का मान होता है ये ओमेगा है और दोनों में जब नेगेटिव हो जाएगा तो माइनस ओमेगा स्क्वायर है, वो सॉरी ओमेगा स्क्वायर है। ये ओमेगा स्क्वायर होता है और ये ओमेगा, ये चीज को हम ओमेगा लिख सकते हैं। तो ये चीज हमें यहाँ बनानी है। अब देखिए इधर सबसे पहले हम ऐसा करेंगे, यहाँ पे हम 2 से यहाँ पे हमें बटे में 2 चाहिए, ठीक है। तो 2 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ध्यान देंगे। अब इसको मैं पूरे को अपॉन में ला रहा हूँ यहाँ, देखिए ये मैं पूरा ये तो एज इट इज है, इसको मैं इधर ले आया तो मैं इसको लिखूंगा 2 घात 199 और मैंने 1 2 का गुणा और कर लिया तो ये 200 हो जाएगा। तो यहाँ मुझे 2 का गुणा करना पड़ेगा और इक्वल टू p प्लस आई क्यू। अब देखिए ध्यान से, ये मैं एक साथ 200 घात लगा सकता हूँ इसमें, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा फाइनली 1/2 इकट्ठी 200 घात लगाइए और अलग अलग भाग दे दीजिए, ये आएगा घात 200 रहेगी और p प्लस आई क्यू। अब हमें इसकी वैल्यू ओमेगा के टर्म्स में तोड़ देना है। ये तो देखिए इसकी वैल्यू क्या होती है, ये होता है ओमेगा, यहाँ जस्ट नेगेटिव के बराबर है, ध्यान से देखें ये, यानी इससे इसको कंपेयर करेंगे तो माइनस ओमेगा हम लिख सकते हैं इसे। तो ये आ जाएगा माइनस ओमेगा की पावर 200, ठीक है, और p प्लस आई क्यू। अब हमें यहाँ से इसकी वैल्यू रख के इसे भी सॉल्व करना, फिर हम इनका कंपेयर करा के वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए ये ओमेगा की पावर इतना है, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, ये आपको दिख गया होगा क्योंकि सम पावर है। तो ओमेगा की पावर 200 है तो इसे लिखेंगे ओमेगा क्यूब की पावर 6 अब ये कितना आएगा, 6 गुणा 3 करिए 18 और 198 आएगा और कितनी है यहाँ पे, तो ओमेगा स्क्वायर बचेगा और इक्वल टू p प्लस आई क्यू। ये आप समझ रहे होंगे, 200 को मैंने इस तरह लिखा, ये देखिए फिलहाल 1 हो जाएगा पूरा, ओमेगा क्यू 1 होता है तो ये ओमेगा स्क्वायर बचा। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये लिखी है, माइनस होते हैं दोनों, -1/2 माइनस i√3/2। अब हमें यहाँ पे पूरा जाके p और q मिलेंगे, 2 को अंदर भेज दीजिए तो फाइनली जो हमारा आ गया वो ये है, ये आपका फाइनली आ गया इतना, ठीक। ये कैलकुलेशन भर आपको समझनी है यहाँ। अब तुलना करा देंगे तो p -1 और q -√3, अब आप कुछ भी निकाल सकते हैं यहाँ से, p q की वैल्यू ये आ जाएंगी आपकी।
ठीक है, पी और क्यू दोनों नेगेटिव में आएंगे, -1 एक -√3। अब जो पूछा है उसमें अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हमें ये रूट वाले पूछे गए हैं तो इनसे पहले मैं रूट निकाल लेता हूँ इन दोनों से। देखिए इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा पी की वैल्यू कितनी आई है हमारी -1 + √3 और क्यू स्क्वायर का मतलब कितना होगा 3। तो ये कितना आया 2 + √3 और दूसरा वाला आएगा 2 - √3। इसी तरह जो दूसरा रूट होगा वो p + q स्क्वायर हल करोगे तो 2 - √3। यानी अब हमारा ये क्वेश्चन हो गया कि एक मूल ये है, एक मूल ये है। इनसे बनने वाली जो समीकरण है वो क्या होगी, तो सूत्र होता है x² माइनस मूलों का योग, इनका योग करेंगे तो 4 आएगा और प्लस मूलों का गुणनफल, इनका गुणनफल 1 आएगा। देखिए वर्गांतर से ये गुणा ये करोगे तो वर्गांतर से वैल्यू 1 आएगी, यानी प्लस कर लीजिए एक में, तो 4 - √3 का स्क्वायर दैट इज 1। बस ये वाली क्वाड्रेटिक आ जाएगी यहाँ से। ये भी प्रॉब्लम देख लीजिए 14 थे, ये क्रम से संचय की है, इसको भी आसानी से आप लोग कर सकते थे। देखिए फ्रॉम द डिजिट, ये डिजिट हमें दिए गए हैं इतने, ये टोटल डिजिट है 9। देखिए 9 कैसे हैं, 2 2 4 3 7 2 9, 9 डिजिट दिए हैं और 9 डिजिट का ही नंबर बनाना है आपको। लेकिन शर्त क्या है, मैं इसको हिंदी में भी लिख देता हूँ कि 9 अंक हैं ये, ठीक है, 2 2 4 4 1 1 1 3 से 9 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं बना सकते हैं जिनमें सम अंक सम स्थानों पर आया हो। ऐसी संख्याएं जिनमें, कंडीशन समझिए जरा, जिनमें सम अंक, जो भी सम अंक हैं जो दिए गए सम अंक सम स्थानों पर आए हों, ये कंडीशन है। तो हमें ये तो कन्फर्म है 9 डिब्बे बनाने हैं, 9 डिब्बों में जो सम संख्याएं हैं उनको हमें सम स्थानों पर ही रखना है। तो सम संख्याएं कितनी है, वैसे तो 2 तरह की हैं लेकिन टोटल संख्याएं सम 4 हैं। देखिए सम संख्याएं हैं आपकी 4, 2 2 4 4, मतलब 2 2 बार है, ये 4 संख्याएं हो गई सम में, ठीक है। और विषम में बाकी विषम है आपकी 5, यानी 1 1 1 और 3 3, ये 5 है, इस तरह की 9 है। तो अब हमें सम वालों को कहाँ रखना है, इनको हमें रखना है सम स्थानों पर ही, ये कंफर्म है। तो पहले 9 डिब्बे बनाइए, फिर देखिए कितनी जगह अवेलेबल है इनके लिए उपयुक्त। तो ये 9 डिब्बे हमने पहले बनाए फिलहाल, क्योंकि 9 अंकों की संख्या होगी जो भी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 और 2 9, ये आ गई। अब इसमें सम स्थान का मतलब दूसरा स्थान, ये दूसरा है सम, दूसरा फिर चौथा, छठवां और 8वां, ये सम स्थान है, मैंने उनके ऊपर लिख दिया है। यानी जो 4 अंक हैं 2 2 4 4, ये इन स्थानों पर ही आएंगे। तो कैसे सोचेंगे इसमें, देखिए सम स्थानों में 4 स्थान हैं और 4 संख्याएं हैं, तो हम सीधे लिखेंगे कि जिस 4 स्थान अवेलेबल हैं और 4 में 4 रखना है, तो बस सीधे फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। ये इसलिए होगा क्योंकि ये 2 2 बार है, 4 2 बार है, मतलब सीधा क्वेश्चन ये है, मैं आपसे ये कहता कि इनसे कितनी संख्याएं बनेंगी 4 अंक की, तो टोटल संख्याएं तो 4 हैं और जो रिपीट है उनका भाग इतनी बनेंगी, क्योंकि यहाँ आपको स्थान भी 4 ही अवेलेबल हैं, 4 में 4 चीजों को रखना था। अब बाकी जो 5 संख्याएं हैं वो उनके लिए भी 5 स्थान ही बच रहे हैं। देखिए 1 2 3 और 4 और ये 5, और 5 स्थानों पर 5 विषम संख्या रख देंगे तो यही गुणा हो जाएगा उसका। 5 स्थानों में ये 5 रखनी है तो इसका तरीका फैक्टोरियल 5 और 2 2 जो रिपीट है जितनी बार उतनी बार भाग, 3 का भाग होगा और 2 का होगा, ये इस तरह होगा। ये पूरा सॉल्व करने पे आपका दोनों का गुणनफल 60 आ जाएगा। तो ये भी आपकी प्रॉब्लम बहुत ही सीधी आई थी, ठीक है। तो 9 डिब्बे बना के बस आपको अरेंज करना था उन्हें, चीजों का ध्यान रखते हुए। हाँ ये आपकी जो प्रॉब्लम थी ये भी बिल्कुल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, इसकी भी मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ। इसमें दोनों को हमें सॉल्व करना था। तो देखिए यहाँ पे अगर देखें तो ये सब कट रही हैं चीजें। देखिए tan इनवर्स बटे में मैं √3 कॉमन ले रहा हूँ, ऊपर फिलहाल जो लिखा है वही है, √3 मैंने अपॉन में कॉमन लिया तो ये बचेगा √3 + 1, और ऊपर तो ये था ही। और इसको सेक इनवर्स को कॉस इनवर्स में लिख लीजिए, ये पहला है कॉस इनवर्स और इसमें इसको उल्टा कर दीजिए बस। तो 6 + 3 √3 और 8 + 4 √3, अंडर रूट तो रहेगा ही 1/2, ये देखिए कट जाएगा, ये आपका tan इनवर्स 1/√3, तो ये π/6 है। अब आइए इसमें, तो इसमें इनको पहले काट दीजिए कॉमन लेके, तो ये √3/2 आएगा आपका, और √3/2 कितने का मान होता है इसमें, 30 का ये भी होता है, ठीक है। तो ये भी π/6 आएगा, मैंने सीधे लिख दिया पूरा। तो ये π/6 मतलब π/3, 30 30 कितना हो जाएगा 60, तो इस तरह ही निकल आएगा।
ये वो इंटरसेप्ट वाला है, कल लगाया था। ये एरिया का जरा ये प्रॉब्लम देखते हैं। एरिया वाला भी ये भी कल हो गया है, ठीक है। फिर मैं इसका फिगर एक बार और तेजी से बता देता हूँ। देखिए ये पैराबोला था, पैराबोला का शीर्ष हमारा आया था 1-0, ये जो बना है पैराबोला है, और स्ट्रेट लाइन ऐसे आ रही थी, तो ये एरिया पूछा था। तो हमने ये किया था कल, तो मैं एक बार और रिवाइज कर दूं। हमने ये किया था, पहले हमने ये एरिया निकाल लिया था पूरा एक्स डी, ये जो दिख रहा है आपको, ये पूरा एरिया है। ये पूरा एरिया निकालने के बाद हमने त्रिभुज का हटा दिया है, ये तो रिक्वायर्ड वाला जो पूछा है वो निकल आएगा इस तरह, ये हमें फाइंड करना था। तो ये आपने कल किया भी है और आसानी से निकल आएगा आपका। ये दूसरी प्रॉब्लम, ये जरा देखते हैं, ये वही है। ये आपका था डिफरेंशिएशन का, ये भी कल किया हुआ है, थर्ड आ रहा था जी 2 वाला, सीधे सीधे 2 बार डिफरेंशिएट करना था इसे। हाँ, ये आपकी न्यूनतम दूरी का है, ये भी हो गया, इसमें 11/, ये था, मैंने आपको आंसर भी चेक कराया था। और अभी हम जो एकदम, ये भी हो गई है, तो जो नए क्वेश्चन है जरा उन्हीं को देखते हैं। और ये अब फिजिक्स के हैं यहाँ से, ठीक है। चलिए फिजिक्स के भी कुछ देख लेते हैं जल्दी से, जो अच्छी अच्छी प्रॉब्लम थी। एक वेक्टर पे आई है और जो 11th के हिसाब से भी है, मैं उसको पहले कराता हूँ। देखिए पावर पूछा गया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के भी 2-3 क्वेश्चन आए हैं, जड़त्वाघूर्ण के, जिनमें समांतर अक्षों की प्रमेय, लंबवत अक्षों की प्रमेय, इन सब का यूज होता है। ये प्रॉब्लम कुछ ठीक आई है इसकी, और 11th से काफ़ी पूछा गया है अगर देखा जाए तो। चलिए ये एसएचएम का एक तो दिख रहा है, पहले इसी को देख लेते हैं। कोलिजन पे भी आई है प्रॉब्लम। एकदम मतलब क्वेश्चंस इसमें देखा जाए तो सीधे ही आए हैं। ये रैंक प्रत्यास्थता गुणांक, हाँ इसका तो हमने कल देखा था, एक क्वेश्चन था वेमा वाला, उसी तरह का ये भी है। ये मोमेंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे है, इमेज हो गया। चलिए इससे देखते हैं। इसमें देखिए क्या कह रहा है। अच्छा ये कोलिजन का है, इसमें एसएचएम वाला मैं पहले सोच रहा हूँ। परपथ का मैंने कल भी आपको कराया था एक क्वेश्चन। ये क्या वेलोसिटी पूछ रहा है, ये तो बड़ा आसान है। ये हीट पे है, ये रेजिस्टेंस का है। फिजिक्स में बहुत ज़्यादा उस तरह की वेरिएशन, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र वाले का है। ज़्यादातर इसमें थ्योरी और ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम ज़्यादातर आई हुई थी इस बार। फिजिक्स में बहुत ज़्यादा चीज़ों को नहीं घुमाया गया था, बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम्स, और जो सीधा सीधा जो प्रॉब्लम्स बनती हैं एकदम उन्हीं पे चीज़ें ज़्यादा आई हुई हैं। तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन इस बार फिजिक्स में नहीं दिखे हैं। ये यंग उस पे है। केपलर पे भी एक प्रॉब्लम थी। हाँ ये शॉर्ट सर्किट वाला भी मुझे अभी बताना है। ये मिला है इधर, ये सरफेस टेंशन, ये डायमंड, हाँ ये मैकेनिक्स की भी कुछ प्रॉब्लम है। ये भी देखिए बिल्कुल जनरली ये आप सभी लोगों की हुई प्रॉब्लम है। इसको भी कर लेते हैं तेजी से। ए कार कवर्स सम डिस्टेंस v1 एंड कवर्स सेम डिस्टेंस v2 स्पीड, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ कार। मतलब कोई कार है, एक दूरी तक चलती है पहले v1 वेग से किसी दूरी तक, फिर दूसरी कार उसी दूरी को v2 चाल से चलती है, कवर सेम डिस्टेंस विथ स्पीड v2, देन द एवरेज वेलोसिटी ऑफ कार। दो इंटरवल की देखिए बात हो रही है, दो इंटरवल की बात हो रही है ए से बी तक। एक इंटरवल में कह रहा है ए से सी तक है, एक सी से बी है, और ये एक इंटरवल में चाल इसकी पूरी रही है v1 और दूसरे इंटरवल में इसकी चाल रही है v2।
और जितनी दूरी यहाँ चली है उतनी ही यहाँ चला है, तो हमने मान लिया ये ऐसे ऐसे, ठीक है। तो टोटल दूरी क्या हो जाएगी 2s। और जब वेग नियत रहता है किसी इंटरवल में तो त्वरण तो 0 होगा, जब त्वरण 0 हो तो दूरी बराबर 4 गुणा समय ही लगाया जाता है। हमें समय नहीं दिया है देखिए, तो हमें ए से सी तक एक भाग की बात हो रही है, और जितने भाग ए से सी में चला उतना ही दूसरी बार में चला v2 से, तो हमें टाइम ये अलग अलग होंगे। तो इस केस का टाइम t1 मान लेता हूँ, इसका t2। सभी चीजें अज्यूम करते जाइए, जो नहीं दी है वो सीधे फॉर्मूला लगाएंगे हम, औसत चाल वाला, कुल दूरी बटे कुल समय वाला। मैं एवरेज स्पीड पूरे मोशन के लिए पूछी, तो ये होता है औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। बस सीधा सीधा चलिए, कुल दूरी कितनी है 2s, एस ये है ऐसी है, बटे समय, कुल समय में 2 समय आएंगे आपके अलग अलग t1 t2। तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, दूसरा समय बराबर क्या होगा दूरी बटे चाल। बस एस तो सेम है, वेलोसिटी अलग अलग है। अब यहाँ रख के काट देंगे, देखिए 2s, t1 की वैल्यू s अपॉन v1 और ये s अपॉन v2। s कॉमन ले लीजिए यहाँ पे, तो 2s अपॉन s कॉमन लिया और एलसीएम लीजिए, v1 प्लस v2 और ऊपर आएगा v1 v2, s भी काट दीजिए, तो फाइनली आ गया 2v1 v2 बटे v1 प्लस v2, दैट इज ये ऐसे। ये वैसे अगर देखा जाए तो HM जो हरात्मक माध्य है उसकी भी शर्त होती है। ये यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि यदि इस तरह कोई कार मोशन कर रही है तो जो उनका औसत वेग चाल है वो उनके हरात्मक माध्य के बराबर होगी। ये हरात्मक माध्य v1 v2 का, ठीक है। तो उस तरह भी पूछा जाए तो आपको बस कैलकुलेशन अपने हिसाब से जो सही होती है उसी तरह दिखाना है। इसमें कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं, आपने एक ही भी होंगे, कभी दूरी बराबर होती है कभी समय बराबर, लेकिन कैलकुलेशन इनकी एक ही तरीके से की जाती है सबकी। एनर्जी कंजर्वेशन पे भी प्रॉब्लम आई है। मैं अभी जो एकदम उस तरह वाले हैं उन्हीं को मैं अभी ले रहा हूँ ज़्यादातर को। लिफ्ट की भी 2 प्रॉब्लम आई हैं, थ्योरेटिकल वाली है, लिफ्ट में जो मोशन होता है। चलिए यहाँ से यहाँ पीछे से चलते हैं, तो जो भी प्रॉब्लम इस तरह आएंगी उनको देखते चलेंगे। ये लास्ट में दी हुई है सब। ये रेजिस्टेंस वाली भी चलिए देख लेते हैं। इसमें देखिए ए कंडक्टिंग वायर हुई लेंथ इज एल हैज बीन स्ट्रेच्ड बाय 20% ऑफ इट्स लेंथ, व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। तो सीधा सीधा है कि वो कह रहे हैं किसी चालक तार की लंबाई हम 20% बढ़ा देते हैं, औसत से कितनी एल पहले है, और स्ट्रेच करके 20% इसकी लेंथ को हम स्ट्रेच कर देते हैं, तो नया जो प्रतिरोध है उसमें प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, उसमें भी प्रतिशत में पूछ रहा है। तो आपने देखिए पढ़ा हुआ है, मैं पहले आपको याद दिलाता हूँ, यदि हम किसी चालक तार की लंबाई एल से खींचकर एन एल कर देते हैं, यानी लंबाई खींचकर हम एन गुना कर दें, तो रेजिस्टेंस में क्या चेंज होता है, रेजिस्टेंस में एन स्क्वायर का गुणा हो जाता था, ये रेजिस्टेंस चेंज होके आता था एन स्क्वायर आर। तो अगर हम देखिए हमें सीधा सीधा फैक्टर पता चल जाए कि एन की वैल्यू क्या है, तो हम डायरेक्ट भी क्वेश्चन को लगा सकते हैं। अगर ये भी आपको याद है तो आपका काम बन जाएगा। यानी और ये कैसे निकाला था हमने, डेंसिटी बराबर की थी और रो को बराबर करके, ठीक है, वहां से रिलेशन निकलता है। तो हम अगर R1 की वैल्यू R है तो R2 की वैल्यू कितनी हो जाती है एन स्क्वायर आर, ये हम जानते हैं। ये एन क्या है, यहाँ एन वो फैक्टर है कि इतने गुना, तो एन भर मैं यहाँ पता कर लूंगा, यानी मैं ये कहूंगा कि 20% बढ़ाने से कितने गुना हो रहा है ये पता कर लेंगे, तो सीधे रख के हम कैलकुलेट कर लेंगे। क्योंकि प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, देखिए प्रतिशत परिवर्तन होगा अंतर बटे प्रारंभिक गुणा 100, यानी ये
ये होगा प्रतिशत परिवर्तन। एन इस अंतर में से बड़े में छोटा घटाएंगे, बटे में प्रारंभिक आएगा, आर आर कट जाएगा। मुझे सिर्फ इसकी वैल्यू पता करनी है। अब ये आर आर कट जाएगा, एन स्क्वायर माइनस 1 गुणा 100। अब ये हमारा टारगेट है, तो हमें एन भर पता कर लेना है, बहुत आसानी से प्रॉब्लम डील हो जाएगी। तो देखिए एन की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे आप एल से लंबाई कितनी बढ़ा दे रहे हैं, 20%। तो कितनी हो गई, एल प्लस एल का 20% इतनी हो जाएगी। तो देखिए ध्यान से, एल प्लस ये आएगा आपका 20/100 लिख लीजिए इसे, तो L/5 दैट इज 6L/5। तो एन का मान 6/5 है, बस हो गया। एन की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ, 6/5 गुना हो रही है। बस ये एन 6/5 रख दीजिए, यहाँ से भी आप फाइंड कर सकते हैं इसे। ये होगा 36/25 माइनस 1 गुणा 100। 100 को अंदर भेज दीजिए, या 36 में 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 36 माइनस 25 और गुणा 100 है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका बचा 9, क्योंकि 36 माइनस 25/25, तो ये 4 बार यहाँ पे कट जाएगा इससे, और ये आएगा आपका 11। तो 11 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 44। तो बड़ी आसानी से इसकी वैल्यू 44 ही आएगी। देखिए सॉल्व करेंगे, ये 100 को अंदर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा देखिए 36 गुणा 4 माइनस 100। तो ये 144 में से 100 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 44। तो ये एन इस तरह आप करके चीज़ों को हमेशा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका भी विशेष ध्यान आप रखेंगे, इसका, इस रिजल्ट का। हाँ, ये प्रॉब्लम हम ढूंढ रहा था, चलिए अब मिली है। इसमें देखिए क्या कहा है, जो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा इंस्टेंटेनियस पावर का, ये उसी पे बेस्ड है। मैं पहले इनमें इसे एक्सप्लेन कर दूं। एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम है, उस पर एक बल लगा है जो टाइम पर निर्भर कर रहा है, ये बल है वेक्टर फॉर्म में। तो कह रहे हैं टाइम, और कह रहे हैं एट द t = 2 सेकेंड पर इसमें कितना पावर होगा, पावर एट t = 2 सेकेंड। तो देखिए जब एक किसी बिंदु पर पावर पूछ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ इंस्टेंटेनियस पावर पूछा गया है। तो इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला देख लीजिए पहले। वैसे तो आपने पढ़ा P = W/T, ये तो आप जानते हैं, लेकिन वेक्टर फॉर्म में जरा आते हैं इंस्टेंटेनियस पावर की डेफिनेशन में। तो W बराबर होता है वैसे F.D वेक्टर फॉर्म में अपॉन T। अब मैं स्केलर T का यहाँ पे अलग अलग भाग भी दे दूं, तो देखिए ध्यान से, F.D/T, और D/T को मैं वेलोसिटी कह सकता हूँ इंस्टेंटेनियस के लिए। तो ये फॉर्मूला इंस्टेंटेनियस पावर का होता है, ये आपको क्लियर रहना चाहिए। हमें यही पावर पूछा है, टी पता है, टी बराबर 2 बाद में रख देंगे। अब हमारा काम यहाँ पे क्या है कि हमें पहले क्या निकालना होगा, इसकी वेलोसिटी, 2 सेकेंड पे कितनी वेलोसिटी हो जाएगी। तो एफ जो हमें दिया है, एफ को हम एम ए लिख के एक्सीलेंस से तो आप निकालेंगे वेलोसिटी। देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं, बाद में टी बराबर 2 रख देना है। तो एफ हमें जो गिवन है वो है आपका T_i और 3T²J। अब मैं इसको वेक्टर के रूप में तोड़ रहा हूं। एफ को मैं लिखूंगा एम ए, दैट इज T_i और 3T²J, और एम ए वेक्टर में तोड़िएगा क्योंकि वेक्टर फॉर्म में ही लिखा है यहाँ। तो एम की वैल्यू कितनी है, देखिए 1 kg। तो ए आपका एक्सीलेशन आ जाएगा T_i 3T²J। अब मुझे वेलोसिटी ये चाहिए, तो ए को मैं लिखूंगा dv/dt, और अब इंटीग्रेशन होगा यहाँ, और ये इंटीग्रेशन कहलाता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, लिमिट लगी हो या नहीं। सीधा सीधा हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे वेक्टर का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होगा। तो अलग अलग आप कर सकते हैं आईजी के हिसाब से। मैंने ए को ये लिखा, अब dt को यहाँ ला रहा हूँ। वेक्टर dv = होगा T_i और 3T²J dt। ये अब दोनों पक्षों का समाकलन होगा, तो dv का क्या होगा v, और इसका अलग अलग कर दीजिए। तो t का होगा T²/2i, और इसका देखिए ये क्या था, 3T²J था, तो T² का TQ/3, तो 3 कट भी जाएगा, ठीक है। और ये आपका इंटीग्रेशन हो गया, प्लस यहाँ पे आएगा c, और ये c भी वेक्टर फॉर्म में ही होगा, ठीक है। और शायद c निकालने के लिए हमें वैल्यू दी है कि इनिशियल ये टाइम डिपेंडेंट, और t बराबर 2 सेकेंड पूछा तो हम सीधे 2 पे बात कर लेंगे। तो देखिए हमने वेलोसिटी निकाल ली, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 दी है, इसकी रेस्ट से शुरू हो रहा है, t की वैल्यू की जरूरत नहीं है। ये हमारा आ गया t, v आ गया, और f भी हमें दिया है। तो अब सीधे सीधे हम पावर फाइंड करते हैं। इंस्टेंटेनियस पावर होता है F.v। f क्या था, f हमें जो गिवन था वो था T_i 3T²J, ये f है। और v हमने कितना निकाला, v ये लिखा है यहाँ पे T²/2i, और TQ/3, तो 3 कट गया है, TQ_J। अब इनका हमें करना है डॉट प्रोडक्ट। तो i का गुणा होता है TQ/2, और J का होता है तो 3T⁵
ये हमने दोनों का डॉट प्रोडक्ट, अब स्केलर वैल्यू मिल गई। अब हमें टी बराबर कितना रखना है, यहाँ 2 पे पूछा ना, तो टी बराबर 2 रख दीजिए, तो 8/2 और ये आपका हो जाएगा 3 और 2 घात 5 यानी 32। ठीक है, तो ये देखिए 32 गुणा 3 करेंगे तो 6 98 और प्लस 4, ये फाइनली आपका आएगा 100 वाट, ये MKS में आ जाएगा। ठीक है, तो 100 वाट आपका ऑप्शन 2 में दिख रहा है। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से इंस्टेंटेनियस पावर पे क्वेश्चन बना था। ठीक है, तो चलिए अब जितने क्वेश्चन हो गए हैं, अब नेक्स्ट टर्न पे हम और कराने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद फिर आपका जो 12th वाली चीज़ें देख रहे थे फिर उन्हीं पे रिवीजन में आ जाएंगे बाद में। तो ये इसलिए थोड़ा सा आपको देखना है, क्योंकि मतलब मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं, टू द पॉइंट ही कंपटीशन में ही पूछा जाता है। आप मतलब चीज़ों को ढंग से क्लियर करते हुए पढ़ेंगे तो आसानी से चीज़ों को कर सकते हैं फिर, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कंपटीशन में नहीं पूछते हैं इसमें। अगर आप सिंसियर होकर लगातार लगे रहे होंगे तो आपको उसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा।